गांव पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। कड़ाके की ठंड चल रही थी। राघव की झोपड़ी की छत टपक रही थी और टूटी दीवारों से बर्फीली हवा अंदर आती थी। राघव अपनी छोटी सी खुरदुरी मेज पर बैठा था। उसके सामने कुछ अधूरी मगर सुंदर लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। हर गुड़िया में उसका हुनर साफ दिखता था। बापू, क्या आज मुझे कुछ गरम खाने को मिलेगा? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल मिलेगा। बस ये आखिरी गुड़िया पूरी हो जाए, फिर मैं इसे बेच कर आता हूँ। तुम बस कंबल ओढ़कर लेटी रहो, बाहर बहुत पाला है। मीना खांसी से परेशान थी। राघव मीना के माथे को छूता है। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, बुखार कम क्यों नहीं हो रहा? पिछली बार जो दवाई लाया था उसका असर नहीं दिख रहा। शायद दूसरी दुकान से महंगी वाली लेनी पड़ेगी। बापू, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। आपकी गुड़िया कितनी प्यारी है, ये जल्दी बिकेंगी। राघव अपनी गुड़िया लेकर गांव के चौक की ओर चल देता है। वो अपनी गुड़ियों को एक पुराने कपड़े पर सजाकर बैठा है। लोग आते हैं, देखते हैं, मगर कीमत पूछकर चले जाते हैं। कारीगर, गुड़िया तो अच्छी है, पर इतनी महंगी? 3 रुपए बहुत है। बाबूजी, ये हाथ का काम है, इसे बनाने में पूरा दिन लगा है। मेरी बेटी बीमार है, मुझे दवा चाहिए। सब यही कहते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। राघव की गुड़ियां वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। अगले दिन गांव की चौक में एक बड़ा बदलाव आया। सेठ धर्मपाल ने अपनी विशाल नई दुकान शाही खिलौना भंडार का उद्घाटन किया। दुकान चमकती थी और उसमें आधुनिक फैक्ट्री से बने खिलौने भरे थे। अरे ओ, ये कौन है जो मेरी दुकान के सामने फटे हाल बैठा है? राघव, अपनी ये टूटी फूटी गुड़ियां ले जाओ यहाँ से। सेठ जी, मैं तो बस अपनी जगह पर बैठा हूँ, ये मेरा रोजगार है। रोजगार? अब ये सब कौन खरीदेगा? देखो मेरी दुकान, चमचमाती गाड़ियां, प्लास्टिक की गुड़ियां, तुम्हारी पुरानी लकड़ियां अब कबाड़ हैं। सेठ के आदमी राघव की बिक्री वाली जगह पर अपनी प्रचार सामग्री फैला देते हैं। सुनो गांव वालों, मेरे पास आधुनिक खिलौने हैं। 2 दिन तक 20% छूट। सेठ की घोषणा से भीड़ उसकी दुकान की ओर खिंची चली जाती है। राघव की छोटी गुड़ियों की तरफ कोई नहीं देखता। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। चूल्हा नहीं जला तो जलाओ, मेहनत करो। ये भीख मांगने का तरीका छोड़ो, जाओ कहीं और बैठो। तुम्हारी किस्मत खराब है, इसमें मेरा क्या दोष? सेठ जोर से हंसता है। राघव अपमानित महसूस करता है, लेकिन चुपचाप अपना सामान समेट लेता है। रात हो चुकी है। झोपड़ी में अंधेरा और भूख पसरी हुई है। मीना बहुत कमजोर लग रही थी। बापू, आज भी गुड़िया नहीं बिकी? नहीं बेटी, सेठ ने सब खराब कर दिया। दुकान के सामने बैठने भी नहीं दिया। मेरे पास अब आटा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरी दवा? मैं कल सुबह किसी से उधार मांगूंगा। मैंने साहूकार से जो कर्ज लिया था वो भी आज देना था। अब वो घर आकर। बाहर से दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। ये साहूकार था। राघव, दरवाजा खोल, मेरा पैसा कहाँ है? आज वादा किया था तूने। साहूकार जी, थोड़ी देर और दे दीजिए। कल सुबह नहीं, तू मुझे मूर्ख समझता है? अगर आज शाम तक पैसा नहीं मिला तो मैं तेरी झोपड़ी और ये औजार सब उठा ले जाऊंगा। साहूकार चला जाता है। राघव निराशा में टूट जाता है। वो अपने औजारों को देखता है। अब क्या करूं? मैं हार गया। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं अपनी बेटी को भूख और ठंड से नहीं बचा पाया। बापू, आप ये क्या कह रहे हो? आप सबसे अच्छे कारीगर हो, हारना कैसा? पर मेरे हुनर की अब कोई कदर नहीं करता। बापू, कदर वो करते हैं जो अच्छा और नया देखते हैं। आप इतनी अच्छी चीजें बनाते हो। आप बस एक बार फिर कोशिश करो बापू, हारना मत। मेरी मीना, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? ठीक है, मैं हारूंगा नहीं। मैं अपने हुनर को मरने नहीं दूंगा। आधी रात का समय था। गांव की ठंड अब जानलेवा हो गई थी। राघव अपनी टूटी झोपड़ी में बैठकर कल के काम की योजना बना रहा था। दरवाजे पर हल्की सी आवाज आती है। राघव डर जाता है कि कहीं साहूकार वापस ना आ गया हो। कौन है? बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राघव दरवाजा खोलता है। बाहर एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके कपड़े फटे थे और वो कांप रही थी। उसके हाथ में एक बहुत पुरानी और टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया थी। बेटा, मेरी गुड़िया, ये मेरी पोती की निशानी है।
ये आज गिरकर टूट गई। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? इतनी रात को? हाँ, आइए अंदर बैठिए, इतनी ठंड में बाहर मत रहिए। राघव अपनी पूरी ताकत और ध्यान से उस टूटी गुड़िया के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ता है। करीब 1 घंटे बाद गुड़िया पहले जैसी हो जाती है। तुमने ये मुफ्त में ठीक कर दी? तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। माताजी, मैं गरीब हूँ, पर इतना नहीं कि जरूरतमंद से पैसे लूं। ये बस एक छोटी सी मरम्मत है। धन्यवाद, तुम्हारा हुनर बहुत सच्चा है। बूढ़ी औरत जाने के लिए उठती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पास ये लकड़ी का टुकड़ा है। ये तुम्हें किसी जंगल में नहीं मिलेगा, इसे संभाल कर रखना। वो एक अजीब सी चमकदार गहरे रंग की लकड़ी का टुकड़ा राघव को देती है। सुबह होने से पहले जब राघव मीना के लिए पानी गर्म करने उठता है तो वो बूढ़ी औरत जा चुकी होती है। चली गई? इतनी जल्दी? ये कैसी लकड़ी है? ये तो छूने में भी सामान्य लकड़ी से अलग लग रही है। राघव ने अगली सुबह उस रहस्यमयी लकड़ी को लेकर काम शुरू किया। वो लकड़ी सामान्य औजारों से भी आसानी से कट नहीं रही थी, लेकिन जब वो कटी तो उसकी बनावट और खुशबू अनोखी थी। मीना, देखो, ये लकड़ी तो अद्भुत है, ये चमक रही है। हाँ बापू, ये तो ऐसी है जैसे किसी रानी का मुकुट हो। राघव ने उस लकड़ी का उपयोग करके एक ही गुड़िया बनाई। वो गुड़िया एकदम अलग थी। उसका रंग, उसकी चिकनाहट और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शाही गुड़िया जैसी लगती थी। राघव गांव के चौक में उस एक गुड़िया को लेकर बैठता है। अरे राघव, ये गुड़िया कहाँ से आई? ये तो किसी जादू जैसी है। सेठ की दुकान में भी ऐसी चमक वाली कोई चीज नहीं है। सेठ अपनी दुकान से देखता है। वो जलन से भर उठता है। ये फटेहाल आदमी ऐसी बेहतरीन लकड़ी कहाँ से लाया? ये तो जरूर चोरी की होगी। ये गुड़िया सिर्फ हुनर से बनी है। इसे बनाना मुश्किल था, पर ये मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति है। उसी दिन राज्य के महल से एक सेवक गांव में आता है। वो सेवक खास तौर पर नए और अच्छे कारीगरों की तलाश में था, क्योंकि राजघराने में वसंत मेला आयोजित होने वाला था। ये अद्भुत गुड़िया किसने बनाई है? मैंने बनाई है हुजूर, मेरा नाम राघव है। अविश्वसनीय, इसकी फिनिशिंग, इसका रंग, ये तो महारानी को बहुत पसंद आएगी। हमें ऐसी ही गुड़िया चाहिए। महारानी के लिए? हाँ, महारानी ने वसंत मेले के लिए 100 गुड़ियों का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर शाही है। क्या तुम 10 दिनों में 100 ऐसी गुड़िया बना सकते हो? 100 गुड़िया? ये बहुत बड़ा काम है हुजूर। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं 100 गुड़िया बना कर दूंगा। सेवक एडवांस में कुछ स्वर्ण मुद्राएं राघव को देता है। मीना, अब हमें गरम खाना मिलेगा, तुम्हारी दवा आएगी। सेठ धर्मपाल अपनी दुकान के शीशे से ये सब देखता है। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। 100 गुड़ियाँ, और वो भी शाही ऑर्डर। ये गरीब कारीगर अब कैसे अमीर बन जाएगा? ये असंभव है। वो लकड़ी कहाँ से लाएगा? राघव नए औजार खरीदता है और घर में पर्याप्त भोजन लाता है। वो मीना को अच्छी दवाइयाँ देता है, जिससे उसकी तबीयत में सुधार होता है। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बर्फ और ठंड थी। ऑर्डर पूरा करने के लिए राघव को लगातार काम करना था, लेकिन बाहर भीषण बर्फबारी हो रही थी। रात के 2 बजे हैं, मुझे अभी भी 50 गुड़िया और बनानी है। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि लकड़ी में दरारें पड़ने लगी थी। कई बार राघव की बनाई हुई गुड़िया बीच में ही फट जाती थी। नहीं, ये लकड़ी क्यों फट गई? समय कम है। राघव की उंगलियां ठंड से सुन्न हो जाती हैं। एक बार तेज वार करने पर छैनी फिसल जाती है और उसके हाथ पर गहरा कट लग जाता है। खून बहने लगता है। बापू, आपका हाथ, रुक जाइए। नहीं बेटी, मैं रुक नहीं सकता। ये शाही जिम्मेदारी है। मैं काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैंने वादा किया है। राघव अपने कट पर एक फटा हुआ कपड़ा बांधता है और काम जारी रखता है। हर गुड़िया पर वो उस बूढ़ी औरत द्वारा दी गई लकड़ी की चमक और बनावट को कॉपी करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। 9 रातें और 9 दिन बाद राघव ने 100 शानदार गुड़िया तैयार कर ली थी। वो थका हुआ था पर विजयी था। वसंत मेले का दिन था। पूरा नगर रोशनी और रंगत से सजा हुआ था। सेठ धर्मपाल ने अपनी दुकान सबसे शानदार तरीके से सजाई थी, ये सोचकर कि राघव 100 गुड़िया कभी नहीं बना पाएगा। देखो, आज सारी भीड़ मेरे पास आएगी। वो राघव तो कहीं नहीं दिखेगा। तभी दूर से शोर सुनाई देता है। शाही रथ आता है।
जिसके पीछे राघव कुछ सहायकों के साथ अपनी 100 गुड़ियां लेकर आता है। राघव गुड़ियों को शाही स्टॉल पर सजाता है। भीड़ राघव की गुड़ियों को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। हर गुड़िया एक कृति थी। ये तो कला है। सेठ के खिलौने तो बिल्कुल बेकार हैं इसके सामने। लोग गुड़ियों को खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। राघव का स्टॉल मिनटों में भर जाता है। सेठ की दुकान पूरी तरह खाली थी। सेठ अपने गालों पर हाथ फेरता है। मेरी सारी मार्केटिंग, मेरी सारी तैयारी सब बेकार हो गई। ये राघव कैसे जीत गया? राघव विनम्रता से खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गरीबी की थकान नहीं बल्कि जीत की चमक थी। महारानी और राज परिवार मेले में आते हैं। महारानी सीधे राघव के स्टॉल की ओर बढ़ती हैं। ये कला अद्भुत है। एक भी गुड़िया में कोई कमी नहीं है। इतनी भीषण ठंड में ये काम केवल सच्चा कारीगर ही कर सकता है। धन्यवाद महारानी जी, ये आपकी प्रेरणा थी। राघव, तुमने अपनी कला और अपने वादे का सम्मान किया है। महारानी अपने मुख्यमंत्री की ओर देखती है। मैं आज ये घोषणा करती हूँ कि राघव को अब से शाही कारीगर का पद दिया जाता है। उसकी झोपड़ी को भव्य मकान में बदलवाया जाएगा और उसके परिवार के सारे खर्चे राजकोष से वहन किए जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है महारानी जी, मेरी गरीबी खत्म हो गई। सेठ धर्मपाल, जो भीड़ के पीछे खड़ा था, ये सुनकर अपमानित महसूस करता है। उसका घमंड चूर हो जाता है। राघव अभी भी चकित था। उसे याद आता है कि ये सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हुआ। महारानी जी, मेरी सफलता के पीछे एक रहस्य है। एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक जादुई लकड़ी दी थी। क्या आप उन्हें जानती हैं? क्या वो बूढ़ी औरत टूटी गुड़िया लाई थी और वो बहुत दयालु थी? हाँ महारानी जी। महारानी मुस्कुराती हैं। वो पास खड़ी एक बहुत सम्मानित बूढ़ी महिला की ओर इशारा करती हैं, जो शाही वस्त्रों में लिपटी थी। राघव, जिनसे तुम मिले थे वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। वो मेरी माँ है। वो इस राज्य की राजमाता हैं। राजमाता? हाँ राघव, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैंने सुना था कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन गरीबी से परेशान हो। मैंने तुम्हें वो खास लकड़ी दी थी जो हमारे शाही जंगल से आती है और जिसे पवित्र चंदन कहते हैं। मैंने देखा कि तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की और उस लकड़ी से भी तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। तुमने पैसे से ज्यादा इंसानियत को महत्व दिया और यही कारण है कि आज तुम इसको काम पर हो। राघव राजमाता और महारानी के सामने सिर झुकाता है। धन्यवाद राजमाता जी, आपने मुझे मेरी कला पर विश्वास करना सिखाया। राघव मीना की ओर देखता है, जो अब खुश और स्वस्थ दिख रही थी। मीना, देखो, तुमने कहा था ना, हारना मत। हाँ बापू, आपका हुनर और आपकी ईमानदारी ही आपकी अमीरी थी। सेठ धर्मपाल दूर से देखता है। वो अब समझ चुका था कि केवल पैसे से दुकान नहीं चलती, बल्कि सच्चे हुनर और ग्राहक के प्रति सम्मान से चलती है। राघव, जो कभी ठंड और भूख से जूझ रहा था, अब शाही कारीगर था। कड़ाके की ठंड का कहर तो खत्म हुआ, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानी हमेशा के लिए गांव में अमर हो गई।